सभी भैयाओं का ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। और आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य में पाचन क्रिया। सबसे पहले प्रश्न आता है कि पाचन किसे कहते हैं, व्हाट इज डाइजेशन। तो हम मनुष्य में पाचन की क्रिया के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि पाचन क्रिया क्या है। डाइजेशन, डाइजेशन का अगर हम अर्थ देखें और एक शब्द में अगर इसका अर्थ देखें तो डाइजेशन का अर्थ होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना। तो डाइजेशन का अर्थ होता है ब्रेक डाउन। और अगर इसकी परिभाषा पे जाएं तब परिभाषा लिखी है कि भोजन के जटिल एवं आघुलनशील कणों को भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल एवं घुलनशील कणों में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। अर्थात जो भोजन हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होती है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये सारे जटिल पदार्थ होते हैं और सारे अघुलनशील होते हैं, रक्त में सीधे नहीं मिल सकते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि इन जटिल और अघुलनशील कणों को हम किस में तोड़ें? सरल और घुलनशील कणों में परिवर्तित करें। तो ये कैसे होता है? ये भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। और इस कार्य के लिए हमारे शरीर में जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो भोजन के जटिल और अघुलनशील कण होते हैं उन्हें सरल और घुलनशील कणों में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, और इसी को हम पाचन कहते हैं। तो पाचन की परिभाषा क्या हुई भैया कि भोजन के जटिल एवं घुलनशील, भोजन के, याद करते हुए चलिए बिल्कुल, भोजन के जटिल एवं अघुलनशील कणों को भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल एवं घुलनशील कणों में परिवर्तित करने की क्रिया, को पाचन कहते हैं। तो मैंने कई बार रिपीट करी है इसीलिए, और आप लोग भी जो है इसे याद कर लीजिए। हमेशा कक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पाचन क्रिया क्या है, तब आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। तो हम मनुष्य हैं और मनुष्य सबसे जटिल प्राणी है, इसलिए मनुष्य में एक सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। इस पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। देखेंगे हम इस पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग इसका हो गया आहार नाल, और दूसरा भाग क्या हो गया? पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, और पाचक ग्रंथियाँ इसे कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, ये होगा आपका एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की हम बात करें तो ये आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। अभी आप देखेंगे चित्र में, ये देखिए, ये आहार नाल है जो कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है। ये मुख है और कहाँ तक फैली रहती है? ये गुदा द्वार तक फैली रहती है। गुदा द्वार है, इसमें गलत निशान लगा, ये गुदा द्वार है जो नीचे के है, और मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली रहती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। अगर हम फिट में बात करें तो ये 22 फिट की होती है पूरी। ठीक है, यानी अगर 3 मंजिल मकान बना हुआ है तो इतनी इसकी लंबाई होती है हमारी आहार नाल की। ठीक है, लेकिन हमारे पेट में क्यों आ जाती है? क्योंकि ये जो है कर्व्ड होती है। ठीक है, मुड़ी हुई होती है, इसलिए ये हमारे पेट में आ जाती है आसानी से। तो आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं? अगर हम आहार नाल के भागों की बात करें तो मुख्य गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। फिर इसके बाद पाचक ग्रंथियाँ की बात करें तो मुख में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ, और यकृत,
अग्नाशय और आंतरीय ग्रंथियाँ ये आंत में पाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया हम देखेंगे कि किस किस प्रकार से आहार नाल के भाग हैं और कौन कौन से पाचक ग्रंथियां हमारे शरीर में हैं, इनकी लोकेशन यानी कहाँ पे उपस्थित हैं और इनका कार्य क्या है, इन दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारी आहार नाल की लंबाई अभी बताई थी कितनी है, 8 से 10 मीटर। कहाँ से शुरू होती है, मुख से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, मुख से शुरू होती है। कहाँ पे ख़त्म होती है, गुदा द्वार पर ख़त्म होती है। ये गुदा द्वार है, ये गुदा द्वार पर ख़त्म होती है। ठीक है। तो मुख की अगर हम बात करें तो मुख 2 ओठों से घिरी हुई संरचना है और मुख हमारा मुख गुहा में खुलता है। कहाँ खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। अगर हम मुख गुहा की बात करें तो मुख में क्या होते हैं, दांत उपस्थित होते हैं और एक जीभ उपस्थित होती है। दांतों की बात करें तो ये क्या करते हैं, जो भोजन है उसे काटने का, कुतरने का, चीरने फाड़ने का और उसे पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है। जीभ की बात करें तो इसके भी 2 कार्य हैं जीभ के। पहला कार्य है भोजन से स्वाद ग्रहण करना। हम स्वाद ग्रहण करते हैं तो किससे करते हैं, जीभ से करते हैं। और दूसरा काम है भोजन में लार को मिलाना। तो ये 2 काम जीभ के हैं। मुख गुहा के अगर बात करें तो मुख गुहा आपकी एक मार्ग है। इस मार्ग को हम कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी। ये आपकी जो मुख गुहा है वो ग्रसनी में आकर के ओपन होती है। अब ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी एक उभय मार्ग है। इस ग्रसनी से भोजन भी आता है। देखो यहाँ से भोजन आएगा, कहाँ जाएगा, ग्रास नली में जाएगा। फिर ऊपर से वायु भी इसी में आ रही है। ठीक है। देखिए भाई यहाँ से वायु आएगी। अब एक बार फिर से देखिए, यहाँ से वायु आएगी ग्रसनी में, ये ग्रसनी है ना, तो ग्रसनी में ऊपर से वायु आएगी नाक के द्वारा और यहाँ से क्या आएगा, भोजन आएगा। तो ग्रसनी जो है उभय मार्ग है। क्या है, उभय मार्ग। ठीक है। दोनों के लिए, भोजन के लिए भी और वायु के लिए, यानी वायु और भोजन दोनों यहाँ पे आते हैं। लेकिन एक बार में एक ही चीज़, या तो भोजन या वायु अंदर जाते हैं। तो ग्रसनी यहाँ पे 2 भागों में बढ़ जाती है। इसका एक भाग कहाँ जाता है, श्वास नली में। श्वास नली में चला जाता है। यहाँ पे एक पाइप और होता है जो दिखाया नहीं गया। जब हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो श्वास नली की चर्चा करेंगे। और एक मार्ग कौन सा है, ग्रास नली। एक मार्ग कौन सा है, ग्रास नली। से भोजन नली भी कहते हैं। तो होता क्या है कि जो भोजन है वो जब प्रवेश करता है तब वायु मार्ग बंद हो जाता है। तो बंद करने वाला एक संरचना है। इसका संरचना का नाम याद रखेंगे, इसका नाम है घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस होता है जिसके द्वारा जो है वायु मार्ग बंद हो जाता है। ठीक है। और भोजन कहाँ जाता है हमारा, सीधे ग्रास नली में जाता है। ठीक है। फिर एक जो ग्रसनी है वो ग्रास नली में खुलती है। और ग्रास नली की हम बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर एक लंबी नली होती है। और कहाँ खुलती है जाकर के, ये अमाशय में खुलती है। कहाँ खुलती है, अमाशय में खुलती है। ये अमाशय है। तो ये अमाशय जे आकार का होता है। कैसा होता है, जे शेप होता है। अमाशय आपका जे के आकार का होता है और ये 25 से 30 सेंटीमीटर, आप सब लोग नोट करते जाइएगा, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर होती है। कहाँ उपस्थित होता है, ये डायाफ्राम है। इस डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा के बाईं ओर, ये बाईं ओर है। ठीक है। उदर गुहा के बाईं ओर ये अमाशय स्थित होता है। थैलीनुमा संरचना होती है, जे के आकार का होता है। 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है। यहाँ पर भोजन आकर के इकट्ठा होता है। ठीक है। अमाशय के बाद हम चलेंगे
तो अमाशय से के नीचे जो है छोटी आंत प्रारंभ होती है, यहाँ से छोटी आंत प्रारंभ होती है। ये सी के आकार की गृहिणी भाग होता है। ये गृहिणी भाग किसका होता है? छोटी आंत का होता है। क्षुद्रांत जिसे हम कह रहे हैं, छोटी आंत होती है ये, ठीक है। तो छोटी आंत प्रारंभ होती है और छोटी आंत के बारे में ये 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है। छोटी आंत 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, ठीक है। 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है छोटी आंत, ठीक है। कहाँ से प्रारंभ होती है? अमाशय से प्रारंभ होती है। तो जहाँ से ये अमाशय प्रारंभ होता है, ठीक है, फिर ये अमाशय किस में खुल रहा है? छोटी आंत में खुल रहा है। तो जहाँ पर ये छोटी आंत और अमाशय मिल रहा है, वहाँ पे एक संरचना और देख रहे हो, इसका नाम क्या है? अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। ये अमाशय क्या है? पाचक ग्रंथि है और ये पत्ती के आकार की होती है और इससे अग्नाशय रस निकलता है, ठीक है। फिर इसी के अगर दाईं ओर देखोगे तो यकृत होता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, बिल्कुल याद रखना है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है और इसका वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम, ठीक है। यकृत क्या करता है? यकृत का कार्य, यकृत जो है इसमें पित्त रस बनता है। इसके कार्य हम आगे बताएंगे आपको। तो इसमें पित्त रस बनता है, ठीक है। और ये पित्त रस कहाँ स्टोर होता है? एक और संरचना है पित्ताशय, इस पित्ताशय में ये स्टोर होता है जाकर के, ठीक है। तो ये पित्ताशय है आपका, ठीक है, जहाँ पे पित्त रस जो है स्टोर होता है, यानी संग्रह होता है। बनता कहाँ है? यकृत में। स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में, ठीक है। और इसका स्राव एक पित्त नली के द्वारा कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो यकृत से क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। इन दोनों का स्राव कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ये छोटी आंत है, यहाँ से शुरू होती है और ये पूरी कॉइल्ड होती है, कुंडलित संरचना होती है, ठीक है। व्यास में तो कम होती है लेकिन लंबाई कितनी है? 6 से 7 मीटर लंबाई है, यानी काफ़ी लंबी है। आहार नाल में सबसे लंबा भाग हमारा कौन सा है? छोटी आंत है। और छोटी आंत में ही भोजन का पाचन कंप्लीट होता है। छोटी आंत के बाद हम देखेंगे बड़ी आंत। तो बड़ी आंत जो है 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर, सॉरी 1.5 मीटर लंबी और 4 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी। अब आप कहोगे ये तो छोटी आंत से जो है लंबाई में कम है लेकिन चौड़ाई में तो ज़्यादा है, इसलिए बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटी आंत से चौड़ाई में ज़्यादा होती है। छोटी आंत कितनी होती है? केवल 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और जो बड़ी आंत होती है वो कितनी होती है? 4 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, इसलिए इसे जो है बड़ी आंत कहते हैं। अब अगर हम बड़ी आंत की छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत में तो पाचन क्रिया कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फिर आती है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत जो है ये गांठदार होती है, यानी गठीली होती है। ये देख रहे हैं ना आप, बड़ी आंत ये गठीली होती है, ठीक है, ये गठीली। और इसका एक भाग जो अंत भाग है यह है परिशेषिका, इसे कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका। और ये मनुष्य का अपशेषीय अंग है, ठीक है। कभी कभी इसमें अचानक से जब भोजन चला जाता है तो ये कृमि रूप परिशेषिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। तो अपेंडिक्स की बीमारी हो जाती है जब भोजन के कण इसमें चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी पाचक रस आता नहीं है जिसका भोजन का पाचन हो, तो यहाँ पे भोजन सड़ने लगता है, जिससे इसकी जो कृमि रूप परिशेषिका है इसमें सूजन आ जाती है और फिर इसे काट करके ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकालना होता है। तो ये हमारा अपशेषीय अंग है जो बड़ी आंत का एक भाग है, ठीक है। यही बड़ी आंत में मुख्यतः भोजन का पाचन तो होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जो अतिरिक्त जल है और लवण है और कुछ ज़रूरी पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, तो उनका जो है पुनः अवशोषण होता है, ठीक है। फिर जो बड़ी आंत है यहाँ पे ये मलाशय वाला भाग है, ये मलाशय है और जहाँ पे मल इकट्ठा होता है, और ये आपका गुदा द्वार है जहाँ से मल बाहर निकल जाता है,
ठीक है, तो ये पूरी पाचन तंत्र की हमने बात करी आज। अगले टॉपिक में हम पाचन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, दो बातें याद रखनी है आपको। ये देखो, ये फ्लो चार्ट याद करना है। पाचन तंत्र के कितने भाग हैं? दो भाग हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, पाचक ग्रंथियाँ लार ग्रंथियों की बात करी थी, मुख में पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। जठर ग्रंथियाँ अमाशय में पाई जाती हैं। ये जो आपका अमाशय दिख रहा है, यहाँ पर जठर ग्रंथियाँ होती हैं। यहाँ पर क्या होती हैं? जठर ग्रंथियाँ होती हैं। फिर हम बात करें, यकृत ग्रंथि हो गई, अग्नाशय ग्रंथि हो गई। ठीक है, और छोटी आंत में कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं? आंतरीय ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, फिर इन अंगों की तो हम बात कर ही चुके हैं, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, तो ये पूरा पाचन तंत्र हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगले टॉपिक पे हम पाचन क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।